सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तीनों मॉड्यूल आपको मिल गए होंगे और आपने इनका अध्ययन शुरू भी कर दिया होगा। साथियों, जब भी आपके विद्यालय में कोई भी निरीक्षण टीम आती है तो आपसे तीनों मॉड्यूल के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग जनपदों में और अलग अलग ब्लॉक में तीनों मॉड्यूल की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, ये देखने के लिए कि शिक्षकों ने कितना इनका अध्ययन किया है और कितना अध्ययन नहीं किया है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत दिनांक 27/12/2020 को रविवार को कानपुर नगर जनपद में सभी ब्लॉक में एक साथ डायट कानपुर ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित कराई गई। साथियों, देखिए, पूरे जिले की एक साथ परीक्षा आयोजित की गई और सभी ब्लॉक इसमें शामिल किए गए। तो हो सकता है आने वाले समय में आपके जिले या आपके ब्लॉक में इस तरह की परीक्षा आयोजित हो। तो साथियों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आप मॉड्यूल के द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सभी मॉड्यूल का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। साथियों, इस परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे गए और इस परीक्षा की क्या खास बात थी मैं आपको बता दूं। इस परीक्षा की सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि सभी ब्लॉक में एक साथ परीक्षा आयोजित की गई और लिंक केवल आधा घंटे के लिए खोला गया। आधे घंटे में सबको परीक्षा देनी थी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी, इस परीक्षा में सभी को सम्मिलित किया गया, यानी कि डायट प्राचार्य, बीएसए, पीईओ, डीसी, एआरपी, एसआरजी, सभी को ये परीक्षा देनी थी। सबके लिए अलग अलग लिंक बनाए गए और लिंक प्रेषित किए गए। तो साथियों, जानते हैं किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह का लिंक वहां पर आया था। देखिए, वहां पर आया था शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित परीक्षा, आयोजक डायट कानपुर नगर, दिनांक 27/12/2020, या समय प्रातः 10:30 से 11 बजे, यानी कि रविवार के दिन आयोजित की गई है। ज़्यादातर शिक्षक साथी अपने मॉड्यूल स्कूल में रखते हैं तो आप देख भी नहीं सकते, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। लेकिन मेरा आप सभी लोगों को सुझाव है, अपने मॉड्यूल अपने साथ रखें, पता नहीं कब आपकी परीक्षा आयोजित हो जाए और आपको दिक्कत हो। शिक्षक साथी कृपया अपने से संबंधित लिंक को क्लिक कर प्रतिभाग करें। खंड शिक्षा अधिकारी, डायट मेंटर्स, डीसी, एसआरजी, एआरपी हेतु अलग से लिंक दिया गया है, कृपया उसी का प्रयोग करें। यानी सबको लिंक अलग अलग दिए गए थे। क्या क्या लिंक दिए गए थे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, परीक्षा के विकास खंडवार लिंक, प्राचार्य, बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट मेंटर्स, एआरपी, एसआरजी हेतु लिंक अलग था। एक ब्लॉक पतारा एवं बिल्होर के लिए अलग था। भीतरगांव, ककवन और नगर क्षेत्र के लिए अलग था। शिवराजपुर और सरसोल के लिए अलग था। घाटमपुर और कल्याणपुर के लिए लिंक अलग था। बिधनू और चौबेपुर के लिए लिंक अलग था। तो साथियों, ये आपकी डायट प्राचार्य हैं रेखा श्रीवास्तव जी, इन्होंने ये परीक्षा आयोजित कराई थी। हालांकि सभी लिंक में प्रश्न एक से थे, मैंने सभी लिंक खोल के देखे, उनमें एक ही प्रश्न थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे खुशी की बात यही थी कि इसमें अधिकारियों ने भी पार्टिसिपेट किया, यानी कि शिक्षकों को अगर मॉड्यूल पढ़ने हैं तो साथ साथ अधिकारियों को भी पढ़ने होंगे। तो साथियों, तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए। जानते हैं किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। तो सबसे पहला जो प्रश्न था, शिक्षक डायरी में दिए गए 10 रिक्त पृष्ठों का उपयोग किसके द्वारा किया जाना है। उपयोग किसके द्वारा किया जाना है, यानी कि शिक्षक डायरी जो आपकी है उसमें 10 रिक्त पन्ने दिए गए हैं। ऑप्शन है प्रधानाध्यापक द्वारा टिप्पणी लिखने हेतु, एसआरजी व एआरपी द्वारा अनुसरण सार लिखने में, शिक्षक द्वारा शैक्षिक सूचनाओं के अंकन में, और बीओ द्वारा शैक्षिक कार्य की टिप्पणी। पीईओ
और एसआरपी द्वारा अनुसरण लिखने में, बीओ द्वारा शैक्षिक कार्य की टिप्पणी लिखने के लिए। तो साथियों, जो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसके अनुसार शिक्षक द्वारा शैक्षिक सूचनाओं के अंकन के लिए 10 रिक्त पृष्ठ छोड़े गए हैं, लेकिन जो हमें डायरी मिली है अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें 10 रिक्त पन्ने नहीं हैं। उसमें सपोर्टिव सुपरविजन पर्यवेक्षण के दौरान प्रयोग जो किए जाएंगे उसके लिए पन्ने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन वैसे इसका आंसर यही होगा, शिक्षक द्वारा शैक्षिक सूचनाओं के अंकन के लिए। हालांकि उस डायरी में मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं मिले मुझे 10 पन्ने। उसमें सपोर्टिव सुपरविजन के लिए तो पन्ने हैं, 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन इसका आंसर थर्ड ही सही होगा। थर्ड पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए विभाजन का क्या अनुपात निर्धारित किया गया है? 2:2:1, 1:2:2, 2:1:2, 1:3:1। तो साथियों, जो आपकी दक्षताएं हैं लिखने की, पढ़ने की और बोलने की, तो उसके लिए आपकी जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें अलग अलग समय सारणी दी गई है। जैसे कक्षा 1 और 2 की बात करें तो लिखने के लिए 1 घंटा दिया गया है, पढ़ने के लिए 2 घंटे दिए गए हैं और बोलने के लिए 2 घंटे दिए गए हैं। यानी लिखने, पढ़ने और बोलने, यानी कि 1:2:2। तो इसका रेशियो होगा 1:2:2। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी लिखने के लिए 1 घंटा, पढ़ने के लिए 2 घंटा और बोलने के लिए 2 घंटा। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, कक्षा 3 और 4 के लिए, 3-4 के लिए बात करें तो 3-4 के लिए लिखने के लिए 2 घंटे हैं, पढ़ने के लिए 1 घंटा 30 मिनट है और बोलने के लिए 1 घंटा 30 मिनट है। अगर कक्षा 5 की बात करें तो 5, 6, 7 और 8 इनके लिए सेम है। 5 के लिए लिखने के लिए 3 घंटे हैं और पढ़ने के लिए 1 घंटा है और बोलने के लिए भी आपका 1 घंटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। कक्षा 3 व 4 में 35 मिनट के वादन में बच्चों में पढ़ने, लिखने और बोलने हेतु क्रम से कितना समय दिया गया है? ये तो आपकी पूरे इस दिन का समय सारणी है, लेकिन अगर वादन के अनुसार देखा जाए तो वादन के अनुसार कक्षा 3 के लिए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए 10 मिनट है, यानी 10 मिनट आपको पढ़ना है, और लिखने के लिए 15 मिनट है और बोलने के लिए भी 10 मिनट है। यानी 10 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 10 मिनट, ये आपको दी गई है कक्षा 3 और 4 के लिए। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किन किन कक्षाओं के बच्चों से प्रतिदिन सुलेख एवं श्रुतलेख का एक एक पृष्ठ अवश्य लिखवाना चाहिए? तो कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 2 से 6, कक्षा 3 से 5। तो साथियों, कक्षा 1 के तो बच्चे नहीं लिख पाएंगे, 2 के भी नहीं लिख पाएंगे श्रुतलेख और ये, तो कक्षा 3 से 5 के लिए डिसाइड किया गया है कि आपको एक एक प्रतिदिन सुलेख और श्रुतलेख का एक एक पृष्ठ लिखना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीटी का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो आईसीटी का जो प्रयोग है वो आपका कैसे कैसे हम कर सकते हैं। आईसीटी के प्रयोग में विद्यालय को सूचना प्रबंधक का वाहक बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षा को बाल केंद्रित बना सकते हैं, सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में परिवर्तन का वाहक बना सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो मेरे अनुसार इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। तो इसके फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उपरोक्त सभी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाला। बाला मतलब बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बाउंड्री एज ए लर्निंग एड, बिगिनर एंड लर्नर अचीवमेंट्स और बेसमेंट एंड लास्ट लाइन, बेस लाइन एंड लास्ट लाइन असेसमेंट। तो इसका हमारा फुल फॉर्म होगी बाला की बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रातःकालीन सभा का प्रारंभ से करना है, यानी आपको प्रातःकालीन सभा करनी है। तो
शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपके प्रातःकालीन सभा के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। जैसे आपको इसकी शुरुआत करनी है शारीरिक सक्रियता की गति से, यानी शारीरिक सक्रियता की गतिविधियों से करनी है आपको, और इसमें आपको 4 मिनट देने हैं। इनका टाइम टेबल भी डिसाइड किया गया है। उसके बाद प्रार्थना के लिए आपको 3 मिनट का समय दिया गया है। उसके बाद उद्घोष 2 मिनट का, फिर प्रेरक प्रसंग 3 मिनट का, फिर समाचार वाचन 3 मिनट का, सामान्य ज्ञान वाचन 2 मिनट का, स्वास्थ्य व अन्य जागरूकता चर्चा 3 मिनट की, संवाद और कम्युनिकेशन 5 मिनट के लिए, प्रोत्साहन की गति 5 मिनट, आवश्यक निर्देश व सूचनाएं 2 मिनट और राष्ट्रगान 52 सेकंड। इस तरह से प्रातःकालीन सभा का डिसाइड किया गया है। तो इसका प्रारंभ जो होगा शारीरिक सक्रियता की गतिविधियों से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सह शैक्षिक गतिविधियों को फिल इन द ब्लैंक्स क्रियाकलाप के अंतर्गत माना गया है। पाठ्य सहगामी, पाठ्यक्रमीय, पाठ्येतर, संज्ञान सहगामी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सह शैक्षणिक गतिविधियों को पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत माना गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में समाहित है प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन सभा, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक परामर्श, ये भी उसमें ही आता है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में। बाल संसद, खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं, ये भी आपकी उसमें ही आती है। यानी कि उपरोक्त सभी आंसर आपके सही होंगे, तो इसके डी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्वसनीय व योग्य लोगों की छोटी टीम में कौन सी नेतृत्व शैली कारगर होती है? सत्ताधारी नेतृत्व, लोकतंत्रीय नेतृत्व, अनहस्तक्षेपी शैली, या कोई भी नहीं। तो विश्वसनीय और योग्य लोगों की छोटी टीम में आपका लोकतंत्रीय शैली सबसे बेस्ट होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एसएमसी के कार्यों और उनके उत्तरदायित्वों के बोध एवं समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स रेडियो को शुरू किया गया। जन पहल, समुदाय जागरूकता, विद्यालय प्रबंधन, कोई नहीं। तो एसएमसी के कार्यों और उनके उत्तरदायित्वों के बोध और समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए जन पहल रेडियो नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसका जन पहल आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बरखा श्रृंखला क्या है? विद्यालय में समाचार पत्र उपलब्ध कराने हेतु संस्था, पत्रिकाओं की श्रृंखला, एनसीईआरटी द्वारा कक्षावार पाठ्यक्रम आधारित संदर्भ पुस्तिकाओं की श्रृंखला, बच्चों के स्वयं से पढ़ने के कौशल वृद्धि हेतु कक्षावार पुस्तकों की श्रृंखला। तो साथियों, मेरे अनुसार जो बरखा श्रृंखला है वो बच्चों के स्वयं से पढ़ने के कौशल की वृद्धि के लिए कक्षावार पुस्तकों की श्रृंखला दी गई है, जिससे कि बच्चे अपने आप पढ़ना सीख जाएं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बच्चे बोलचाल एवं उच्चारण में अनुस्वार ओब्लिक अनुनासिक के नियमों का पालन करते हैं। यह किस कक्षा की शिक्षण अधिगम परिणाम है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6। तो बोलचाल और उच्चारण में अनुस्वार और अनुनासिक के नियमों का अगर बच्चे पालन कर रहे हैं तो ये आपकी कक्षा 3 की हिंदी की दक्षता है, भाषा की। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद बच्चे मापन का अर्थ और लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, समय आदि के मात्रक को बता और लिख सकते हैं। यह किस कक्षा के शिक्षण अधिगम परिणाम है? तो साथियों, मापन की बात करी जाए तो मापन हमारा कक्षा 6 में आता है। तो कक्षा 6 विज्ञान की ये आपकी दक्षता है, यानी शिक्षण अधिगम परिणाम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को अपने कार्यों की सफलता हेतु क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, स्वयं से अपेक्षा रखना। स्वयं से तो अपेक्षा रखनी चाहिए शिक्षक को कि हम क्या कर सकते हैं, केवल बच्चों से अपेक्षा रखना ये गलत होगा। और शिक्षण के आरंभ में बच्चों को आउटकम के बारे में बताना, ये भी जरूरी नहीं है कि आप आउटकम के बारे में बताएं। बच्चों से बातचीत और अपने हाव भाव से सफलता के प्रति आश्वस्त रहना। तो मेरे अनुसार इसका आंसर सेकंड और थर्ड होगा कि इनकी सफलता है तो ये हमें नहीं करने चाहिए। तो सेकंड और थर्ड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सकारात्मक प्रतिपुष्टि के क्या लाभ हैं? अगर आप बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देते हैं, पीठ थपथपाते हैं या मुस्कुरा देते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो मेरे अनुसार इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, बच्चों के आत्मविश्वास की वृद्धि में सहायक होती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारे विद्यालय जीवंत और समृद्ध विद्यालय और हमारे बच्चे श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चे के रूप में विकसित होंगे। किसके सहयोग से? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो साथियों, हमारे बच्चे जो जीवंत और समृद्ध विद्यालय, हमारे विद्यालय जीवंत और समृद्ध विद्यालय होंगे और हमारे बच्चे श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चे होंगे, तो ये दोनों के सहयोग से होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की वजह से। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद सर्वप्रथम हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग हंटर कमीशन से किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या ज्योतिबा फूले ने? तो साथियों, ज्योतिबा फूले ने हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग हंटर कमीशन से की थी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 5 जून, 21 मई या 11 सितंबर? तो साथियों, जो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संध्याकालीन सभा की कार्य योजना में शामिल है नंबर 1 विषय आधारित गतिविधि और खेल, ये तो शामिल है उसमें। राष्ट्रगान शाम को नहीं होता, तो सेकंड आपका गलत है। नंबर 3 समूहगान, हाँ समूहगान होगा शाम को। व्यायाम और योगासन भी होंगे और संवाद भी नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से 1, 3, 4 ये आपका ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन 1, 3, 4 आपका सही होगा। तो साथियों, इस तरह से इस परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे गए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो साथियों, हो सकता है आने वाले समय में आपके ब्लॉक या आपके जिले में भी इस तरह की परीक्षा आयोजित हो। अगर आप चाहते हैं इस तरह की परीक्षा की तैयारी करने, तो मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।